हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMRIT पाठशाला में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक का ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम डीसी सर्किट, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी सर्किट क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, एसी सर्किट और एसी करंट के बारे में। जो हमने एसी करंट देखा था उसमें हमने देखा जो करंट फ्लो करता है वो कैसे सिनुसॉइडल वेव की फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है या फ्लो करता है। लेकिन जब हम डीसी करंट या डीसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। डायरेक्ट करंट डीसी सर्किट आर क्लोज्ड पाथ फॉर अ इलेक्ट्रिकल करंट टू अ फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। ठीक है, DC is a form of energy that result from the movement of electron which are charged particle। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। DC करंट आर कॉमनली यूज इन अ लो वोल्टेज एप्लीकेशन। जो हमारे लो वोल्टेज एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए डीसी सर्किट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सच है जैसे हो गया बैटरी, सोलर सेल हो गया, हमारे स्मार्टफोन हो गया, इन सब में क्या होता है, डीसी करंट या डीसी टाइप का सर्किट होता है। ठीक है, अब क्या है, मैंने बोला था जो डीसी सर्किट होता है वो क्लोज पाथ बनाता है। ये है डीसी सर्किट हमारा, जिसमें है हमारा एक बैटरी होगी। ठीक है, बैटरी होगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, अमीटर लगा होगा, लोड होगा और वोल्ट मीटर होगा। ये सारी चीज़ें किस में होती है, एक डीसी सर्किट में होती हैं। अब जो इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है करंट वर्सेस वोल्टेज का, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारे डीसी करंट का। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा डीसी है वो वर्क कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। डीसी फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू अ लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई से लो पोटेंशियल में कैसे, देखो ये हमारा प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये है माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जो हमारा डीसी करंट है वो फ्लो करता है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लोअर वोल्टेज टू अ हायर वोल्टेज। ठीक है, अगर कोई सर्किट है क्लोज टाइप का है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव्स करेंगे लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो डीसी सर्किट है उसके 3 टाइप होते हैं, उसके बारे में समझते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। डीसी सर्किट टाइप, एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक होता है सीरीज पैरेलल और पैरेलल। अब ये जो डीसी सर्किट है उसको भी 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होगा। डीसी सर्किट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। पहले होता है सीरीज डीसी सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल और पैरेलल। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज डीसी सर्किट क्या होता है। ठीक है, when the component are connected end to end they are called the series circuit। मतलब क्या है, इसमें जो कंपोनेंट कुछ भी जो कनेक्ट होंगे, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट। ठीक है, आपको मेन पॉइंट याद क्या रखना है, एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, कैसा कनेक्शन, एंड टू एंड। इन सीरीज डीसी सर्किट रेसिस्टिव एलिमेंट आर connected in a end to end way creating a linear path for a flowing current। ठीक है, क्या करता है, एक लीनियर पाथ प्रोवाइड करता है करंट को फ्लो होने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स है वो कैसे कनेक्ट है, एंड टू एंड कनेक्शन। ये हमारा एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है, जिसमें R1 R2 और R3 क्या है, हमारे रेसिस्टर है। ठीक है, जो कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट है। ठीक है, अब समझते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। हेयर रेसिस्टर जो है हमारा R1 R2 और R3 आ रहा अटैच इन अ सीरीज ओवर द वोल्टेज सोर्स ऑफ V वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज है जिसका वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है। ठीक है, जिसमें R1 R2 और R3 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकल करंट I है, जिसमें I है इलेक्ट्रिक करंट, I फ्लो हो रही है रनिंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर, जो इन रजिस्टर से होकर के जाती है। ठीक है, ये ऐसे आती है। इनमें जो होता है हमारा सीरीज कनेक्शन में, जिसमें उसमें क्या होता है, वोल्टेज जो क्या होता है वो अलग होता है। R1 वोल्टेज के लिए V1, वो R1 के लिए V1 वोल्टेज होगा, R2 के लिए V2 वोल्टेज होगा, R3 के लिए V3। मतलब यहाँ पे वोल्टेज चेंज होता रहता है, लेकिन जो करंट होती है, अगर यहाँ पे I करंट आई है तो यहाँ पे भी I करंट वापस जाएगी। ठीक है, करंट सेम होती है और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा पैरेलल डीसी सर्किट, उसके बारे में देखते हैं।
व्हेन मल्टीपल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर अटैच इन अ पैरेलल, पैरेलल मतलब इस टाइप से ही हमारा पैरेलल होता है, वन एंड ऑफ द ईच एलिमेंट इज अटैच टू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अभी इसको डायग्राम से देखेंगे तो समझ में आएगा। एंड द अदर एंड अटैच टू अ डिफरेंट कॉमन पॉइंट। ठीक है, इसमें दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। हेयर वन एंड of the all resistor are connected to a common point and the remaining end of connected to the another common point। ऐसे पैरेलल में लगे हैं, जैसे देखो ये पैरेलल में है दो रेसिस्टर, एक ऐसे हो गया, एक हमारा ये दूसरा। अब इसका एक कॉमन पॉइंट ये होगा, अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट इधर होगा, दो कॉमन पॉइंट हो गए। ठीक है, करंट फ्लो थ्रू देम, और इनसे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ये है, मैंने बताया पैरेलल में इस टाइप से होगा, और ये है रेसिस्टेंस। ठीक है, R1 R2 और R3। अब क्या है, इसमें जो करंट है, यहाँ से जैसे I करंट आया, ये इसमें जाएगा R1 रेसिस्टर के लिए तो I1 हो जाएगा, I2 के लिए I2, R2 के लिए I2, और R3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 करंट हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज होगा सबके लिए सेम होगा। और हमने सीरीज़ में क्या देखा था, उसमें I सेम था और वोल्टेज डिफरेंट था। लेकिन हम जब पैरेलल में देख रहे हैं तो जो करंट है हमारा वो डिफरेंट है, और जो वोल्टेज है इनके अक्रॉस वो क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ऑल कंपोनेंट आर विल हैव द इक्वल वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, ओवर देम दैट इट विल बी इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज बिटवीन द टू कॉमन जॉइंट वेयर द कंपोनेंट आर जॉइंट। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब क्या है, थर्ड टाइप का जो हमारा कनेक्शन था, जिसे हम सीरीज पैरेलल डीसी सर्किट बोल रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। इन रियलिटी इलेक्ट्रिकल सर्किट आर यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। रियलिटी में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल दोनों का होता है। ठीक है, सीरीज पैरेलल हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम रियल में देखते हैं तो दोनों एक साथ देखने को मिल जाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट आर सॉल्व यूजिंग अ ओम्स लॉ एंड रूल्स फॉर द पैरेलल एंड अ सीरीज डीसी सर्किट। यहाँ से हमको ओम्स लॉ पढ़ना होता है। अब समझ में आएगा, डीसी सर्किट का भी जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। अब ये सर्किट के पढ़ेंगे, इसके बाद इसी से रिलेटेड है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है रेसिस्टिविटी। हम तीनों को ऐसे ही रिलेट करके पढ़ देंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें देखेंगे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये R3 R4 R5 ये पैरेलल है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब इनका एक कॉमन रेसिस्टेंस आ जाएगा, वो दोनों जो आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, सीरीज में होंगे। इन दिस एबव सर्किट डायग्राम रेसिस्टर R1 R2 आर ज्वाइंट पैरेलल ओवर द टर्मिनल AB। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। रेसिस्टर R3 R4 एंड R6 आर अटैच इन अ पैरेलल विद द ईच अदर इन अ टर्मिनल BC। R3 R4 और 5 किसके B और C के बीच में क्या है, पैरेलल है। जब हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो इसका रेजिस्टर जैसे कॉमन आया R1 R2 का R12। ठीक है, और इसका आया R3 4 5। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद तो अब ये क्या होगा, ये और ये एक दूसरे के सीरीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरीज़, मतलब सीरीज़ पैरेलल डीसी सर्किट। ठीक है, अब हम यहाँ से आता है ओम्स लॉ। जो भी हम सर्किट पढ़ते हैं उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें ओम्स लॉ आना चाहिए। तो यहाँ से ओरिजिन होता है हमारे ओम्स लॉ का, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ ओम्स लॉ। ये क्या है, सबसे बेसिक है और वेरी बेसिक लॉ है, जो डील करता है किसके साथ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और सप्लाई करंट जो होता है किसमें, एक किसी गिवन कंडक्टर में, कोई कंडक्टर होगा उसमें करंट की सप्लाई हो रही होगी और उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उनके बीच में क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है, डील करती है उनके बीच में। जैसे कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमने क्या सप्लाई करा है, सप्लाई मतलब सपोज करिए ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो है V। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट के अंदर, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ये पॉइंट होगा हमारा, एक ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अंदर वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, जो इस
कंडक्टर में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। एक बार दोबारा समझते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये है क्या, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कंडक्टर में जो भी करंट I सप्लाई हो रही होगी, वो एक दूसरे के क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। मतलब कि ये जो है V और ये करंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये बोल क्या आ रहा है। ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। प्रोवाइड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड अ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कब, जब सारी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो सारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, उस टाइम पे ओम्स लॉ होता है। अब समझते हैं ओम्स लॉ आया कैसे और कैसे। मैंने बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अब ये है प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमें इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता तो आप जा करके पहले लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं, सॉरी ये हटाते प्रोपोर्शन का साइन, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जो आएगा V इक्वल टू RI। तो ये क्या है हमारा, एक R जो है जिसको हम रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, ये है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट होता है, जैसे हम V को कितना भी बढ़ाएं, I को कितना भी चेंज करें, R पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, इसके बारे में देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। ये जो है V इक्वल टू IR, ठीक है। ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, आगे आगे आपके उसमें किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको ओम्स लॉ पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या करते हैं, जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा ही क्या है, करंट फ्लो करता है या जनरेट होता है किसी भी सर्किट में, जो भी कंडक्टर उसमें। अब ये क्या है, आर जो है हमारा वो है कांस्टेंट है, ठीक है। आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, V और I के रिस्पेक्ट में। मतलब कि V और I को आप कितना भी चेंज करो, R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, इसके कुछ ग्राफ होते हैं, उसके बारे में भी अभी हम समझते हैं। मैथमेटिकली द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप इज रिटन इज V इक्वल टू IR, ऐसे हम इसको लिखते हैं। इन दिस इक्वेशन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, जिसको हम R को क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस, एंड हैज़ अ यूनिट ऑफ ओम। R की यूनिट को हम बोलते हैं ओम, जिसका साइन होता है इस टाइप का, ठीक है। ये है ओम विथ सिंबल, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसको चेंज करें तो हमको रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला निकालना है तो कैसे, हमने लिखा था I इक्वल टू RI, ठीक है, सॉरी V इक्वल टू RI, ठीक है। अब क्या है, हमको I निकालना है तो I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। अगर R निकालना है तो R इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। ये हमारे किसका फॉर्मूला आ जाएगा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। द सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करंट एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टली फॉलो एज। ऐसे हम आई निकाल सकते हैं, ऐसे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। अगर कोई दो क्वांटिटी दी गई है, अब इसका जो ग्राफ है उसके बारे में समझते हैं। ये जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब क्या है, V इक्वल टू आया हमारा RI, ठीक है। अब क्या है, जब हम R V और I के बीच में, ये हमारा करंट है I और ये हमारा वोल्टेज V और I के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो R है हमारा, ये क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, स्लोप क्या आएगा, स्लोप इक्वल टू R आएगा, ठीक है। लेकिन क्या करें, अगर हम ग्राफ को उल्टा बना दें, अभी हमने करंट और वोल्टेज के बीच में बनाया था, अगर हम ग्राफ को वोल्टेज और करंट के बीच में बना दें, ठीक है, तब भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 1/r आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1/r कैसे। अब देखो हमने पढ़ा था V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, ठीक है, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसमें देख रहे हैं ये वाले ग्राफ में, जहाँ पे ये हमारा V है और ये I है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप आई हमारी 1/r आएगी इस वाले ग्राफ में, अगर करंट वोल्टेज और करंट के बीच में बनाएंगे तब, ठीक है। अब क्या है,
कुछ ओम्स लॉ के एप्लीकेशन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ आर टू डिटरमाइन वोल्टेज, रेसिस्टेंस एंड करंट एज। कोई भी सर्किट में दो वैल्यू दी होंगी, आप तीसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि V इक्वल टू आई आर। अगर I दिया है, V दिया है तो आप R निकाल लोगे, R और I दिया है तो आप वोल्टेज निकाल लोगे किसी भी गिवन जो भी सर्किट है उसमें। ओम्स लॉ मेंटेन द डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो भी वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसको मेंटेन करके रखता है कौन, हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। अब क्या है, ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, कहाँ पर ये नहीं लगता। ओम्स लॉ इज़ अ नॉट अप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लाइक डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। दे अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रो इन अ वन डायरेक्शन ओनली। अब ये यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। यूनिलैटरल मतलब कि इसको हम ट्रांसलेट कर ले, यूनी मतलब यूनी और लैटरल दोनों को अलग अलग कर लें। यूनी का मतलब क्या होता है, वन, और लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, यूनिलैटरल का मतलब होता है जिसमें जो करंट फ्लो करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। जो हमने सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक, जैसे ये है सर्किट, ये है रेसिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हमारा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप करंट फ्लो कराओगे, ठीक है, तो ये ऐसे आके करंट वापस से उतनी जाएगी। ये हमारा रेजिस्टेंस ने करंट फ्लो को तो ये क्या करता है, रोकता है, लेकिन कंप्लीटली तो रोकता नहीं है ना। तो यहाँ पे जितना करंट आएगा उससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन करंट तो आएगा ही ना रेजिस्टेंस से आकर के। तो ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, इधर साइड से तो जा रहा है। अब हम अगर इसको उल्टा लगा दें, ठीक है, ये हमारा आर, ठीक है, ये नेगेटिव टर्म है, ये हमारा पॉजिटिव टर्म है। अब यहाँ से अगर नेगेटिव टर्म से भी आप आई फ्लो करा रहे हो तब भी यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये किस में होता है, जो जिसमें ओम्स लॉ अप्लीकेबल होता है। अब जैसे डायोड है, डायोड में क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डायोड क्या होता है उसके बारे में आपके सिलेबस में है, आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये याद रखना है, जो डायोड होता है उसका सिंबल इस टाइप से होता है, उसमें एक पी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है, ठीक है। जो करंट फ्लो करता है, अगर हमने इसको ऐसे, ये है प्लस, ये है प्लस टर्मिनल, ये है माइनस टर्मिनल, अगर प्लस से माइनस में ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बायस में ये क्या है, कोई भी सप्लाई दी गई है तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपने ये डायोड को कैसे लगा दिया, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ से आपने करंट फ्लो करा दिया, तो इस डायोड में क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, डायोड क्या हो गया, हमारा यूनिलैटरल हो गया। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करें, करंट फ्लो करवा रहे हैं तो करंट फ्लो होगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल से, जिसके हम रिवर्स बायस बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको यूनिलैटरल एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विद द पैरामीटर लाइक कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टर्स, ठीक है, जैसे कोई लीनियर है, मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था वी और आई के बीच में या आई और वी के बीच में, तो वहाँ पे जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, लीनियर बना था। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वी और आई का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर नहीं बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे क्या होता है, ये भी डायोड में, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड होते हैं, ठीक है। जब हम वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं किसमें, सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड में, तो वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो लीनियर नहीं बनता, नॉन लीनियर बनता है। कैसा ग्राफ बनता है वो हम जब डायोड पढ़ेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट वुड नॉट बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट द टाइम मेकिंग इट डिफिकल्ट टू यूज ओम्स लॉ, ठीक है। ये क्या हो गए, तीन हमारी लिमिटेशंस हो गए। अब रेसिस्टिविटी जानने से पहले हम कुछ देखते हैं कि रेसिस्टिविटी आया कैसे है, उसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस देखा था हमने, ओम्स लॉ देखा, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये जो आर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, एक टाइप से रुकावट होती है। रुकावट मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है उसको रोकने का काम करती है, ठीक है। तो क्या होगा, V, अगर हम
आई इक्वल टू क्या होगा, हमारा वी बाई आर होगा। तो मतलब कि अगर आप आर बढ़ाओगे तो हमारा करंट जो है वो कम होगा, मतलब कि आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, उतना कम ही करंट फ्लो होगा। अब जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की, जो रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को। ये एक प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हुआ, वी बाई आई, ठीक है। इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसका अगर हम इसकी एसआई यूनिट निकालें तो जो हमारा वोल्टेज है उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, और करंट के यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट हो जाएगी, हमारे रेसिस्टेंस की, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। ये दो यूनिट हो गई, एक हमारी एसआई यूनिट हो गई, एक हमारी ये ओम यूनिट हो गई, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं इसके बारे में। और अब ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस समझ रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारा आर है किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसमें, 4 चीज़ों पे। सबसे पहला क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, लेंथ के। मतलब कि आप कंडक्टर की लंबाई को जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही फैक्टर लेंगे। अगर हम अभी यहाँ पे लेंथ की बात करें तो सिर्फ लेंथ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, कितने एरिया में करंट या चार्ज इंटर हो रहा है या एग्जिट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर अगर थिक होगा तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर थिक वायर है तो उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कि एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, सॉरी, ठीक है। वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, मतलब कि एरिया ज़्यादा है तो आर क्या है, कम होगा, इन्वर्सल प्रोपोर्शन है। ये हमारी 2 चीज़ें हो गई। और थर्ड होता है नेचर ऑफ मटेरियल के, जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है टेम्परेचर। अब ये जो दोनों आए हैं इनको हम एक साथ कंबाइन कर लें तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ये आएगा, ठीक है। अब क्या है, हमें यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल आया है उसको हटाना पड़ेगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक है। ये हटाते हैं तो एक यूनिट आएगी जो हम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं आर इक्वल टू रो, जिसको हम रो बोलते हैं, एल अपॉन ए। अब ये जो रो है, ये रो है क्या, इस रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ये भी क्या करता है, जो करंट फ्लो होने को रोकता है, बट लेकिन ये सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आपको समझ में आ गया रेसिस्टिविटी कहाँ से आया। हमने डीसी सर्किट पढ़ा, डीसी सर्किट में जो भी चीज़ें होती हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा। अब ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस का जब हम डिपेंडेंसी देखते हैं, मतलब वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे क्या आया, हमारा रेसिस्टिविटी। मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है। अब हम रेसिस्टिविटी के बारे में समझते हैं, ठीक है, जिसको हमने किससे डिनोट किया, रो से। ऐसे हम रो को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा पी जैसे इसका सिंबल होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जो करंट फ्लो होने को बढ़ाता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी हो क्या होता है, करंट फ्लो होने को कम करता है, फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट जो फ्लो हो रहा है उसका अपोज करती है कौन, रेसिस्टिविटी। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के मैंने बताया था, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। 3 टाइप के मटेरियल, जैसे हमने कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, 3 टाइप का देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, उसमें करंट तो बहुत अच्छे से फ्लो करता है, तो उसमें रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि ये करंट फ्लो होने को तो रोक रहा है ना। अब जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में तो रेसिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें करंट तो फ्लो ही नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो रो की वैल्यू, मतलब कि हमारी रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब वो जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस बीच में होता है,
कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। इसकी वैल्यू भी तीनों में अलग अलग होती है। अगर आपको वैल्यू याद करनी तो आप याद कर सकते हैं। जो कंडक्टर में रेसिस्टिविटी की वैल्यू होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁴ ओम मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। यूनिट कैसे आई उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो हमारा इंसुलेटर हो गया, ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, रेसिस्टेंस, इंसुलेटर में जो रो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है 10⁸ ओम मीटर, ठीक है। और जो क्या हो गया हमारा सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर में रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁴ टू 10⁻⁶ ओम मीटर। मतलब कि ये किसके बीच में है, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे हैव लो रेसिस्टिविटी। द इंसुलेटर लाइक रबर, ग्लास, ग्रेफाइट, प्लास्टिक एटीसी, ये किस में आते हैं, ये क्या है, इंसुलेटर हैं, ठीक है। दे हैव रेसिस्टिविटी वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू द मेटेलिक कंडक्टर। कंडक्टर के कंपेयर में इंसुलेटर जो है उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। द थर्ड टाइप इज़ अ सेमी कंडक्टर विच इज़ कम इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब ये क्या है, देयर रेसिस्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, इट आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब जो सेमी कंडक्टर है उनमें उनमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सेमी कंडक्टर एक अलग से हमारा टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में हम समझेंगे। ये टेम्परेचर के हिसाब से क्या है, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसकी वजह से उसकी रेसिस्टिविटी कम और ज़्यादा होती जाती है। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे उसके बारे उसमें हम पूरा डिटेल में सेमीकंडक्टर समझेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का वो समझते हैं। हमने पहले फॉर्मूला देखा था R = ρ L/A, ठीक है। अगर हम यहाँ से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो ρ = RA/L, ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरे टर्म में देखें तो मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अ करंट डेंसिटी विद द फॉलोइंग रेसिस्टिविटी फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वहाँ पे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, E/J। यहाँ पे E क्या है और J क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये जो हमारा रो है आपका रेसिस्टिविटी हो गया, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। जो है E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और J क्या है, हमारा करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला ये हो गया। अब आपको दो फार्मूला हो गया रेसिस्टिविटी के। अब जो रेसिस्टिविटी है उसकी यूनिट वो देख लेते हैं। जैसे ये मैंने निकाला था ρ = RA/L, यहाँ से आपकी यूनिट भी निकल आएगी, ठीक है। तो R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी ओम मीटर, यूनिट आ जाएगी किसकी, रेसिस्टिविटी की, ठीक है। फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, सीजीएस यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर, एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। दोनों यूनिट किसकी है, रेसिस्टिविटी की। यूनिट निकालना भी आपको बता दिया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर डिटरमाइन रेसिस्टिविटी मटेरियल, फॉलोइंग द फैक्टर दैट डिटरमाइन द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एक है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। इन दोनों में क्या है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है कि मटेरियल का नेचर कैसा है और टेम्परेचर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर कम होगा, क्या होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो अपनी जो है वैल्यू कम ज़्यादा कर लेता है। उसके बारे में देखेंगे हम जब हम सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने तीन चीज़ देखा, एक हमारा डीसी सर्किट, दूसरा ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी। ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेट करती हैं चीज़ें। अगर आप डीसी सर्किट पढ़ेंगे, डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। अगर आप ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें एक वर्ड आता है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस जो कांस्टेंट होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं तो वहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वही क्या होता है, हमारा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस थोड़ा एक दूसरे से सिमिलर है। रेसिस्टेंस भी करंट को फ्लो होने से रोकता है और रेसिस्टिविटी भी क्या करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है। ये तीनों चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।